अब जैसा कि नई फसलें काश्त हो रही हैं और कुछ हो चुकी हैं, जैसा मक्की है, गन्ना, एक्स्ट्रा भी बहुत सारे लोग जैसे तिल काश्त कर लेते हैं, मूंग काश्त करेंगे, सूरजमुखी भी काश्त होगी। ज़रूरत इस चीज़ की है कि नई फसलों में जो हमने खादें इस्तेमाल करनी है वो कैसे इस्तेमाल करें जिसमें हमारी बचत भी हो और हमें रिज़ल्ट भी बेहतर मिलें। देखिए, सबसे पहले तो हमें खादों की खासियत, उनके जो खामियां खूबियां हैं उनको समझना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि खादें किस किस ज़राए से ज़ाया होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिया की हम बात कर रहे हैं, इसके ज़ाया होने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये उड़ती है, यानी डिनाइट्रिफिकेशन के अमल से गुज़र के ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, या गैस लॉसेस कह लें इसको। और दूसरा इसके ज़ाया होने का तरीका है कि लीच डाउन कर जाती है। तो इसकी ये खामियां हमारे जहन में होनी चाहिए। फास्फोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखें, फास्फोर्स एक तो अनअवेलेबल कंपाउंड बनाते हैं, फिक्स होते हैं, ये खामी है, इसको भी जहन में होना चाहिए, पूरा दस्तयाब नहीं होता। पोटाशियम में भी दो खामियां हैं। नंबर एक तो अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं या रेत वाली ज़मीन हो तो कभी इम्कान होते हैं कि एक हद तक पोटाशियम भी लीच डाउन करता है। याद रखें, फास्फोर्स लीच डाउन नहीं करता, नाइट्रोजन करता है और पोटाशियम करता है। और दूसरी खामी पोटाशियम की ये भी है कि ये भी अनअवेलेबल कंपाउंड बना लेते हैं। तो इन खामियों को जिनसे खाद ज़ाया होती है, हम अगर समझ लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने जो खादें इस्तेमाल अब करनी है वो ज़ाया होने से कैसे बचाई जा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ज़मीन का भी एक हिसाब किताब ज़हन में होना चाहिए, यानी कि फर्टिलिटी स्टेटस हमको पता होना चाहिए, हमारी ज़मीन में कितनी खादें अवेलेबल हैं और दस्तयाब मूड में कितनी हैं। क्योंकि वैसे तो काफ़ी सारी खादें ज़मीन में ही होती हैं, लेकिन मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि ये दस्तयाब या अवेलेबल हों में कितनी है। अगर आपने तज्ज़िया करवाया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको फोकस करें। जिन ज़मीनों में खादों की क्वांटिटी बेहतर है वो बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल ना करें, ज़ाया हो जाती हैं, ख़र्चा बढ़ता है, और ख़र्चा बढ़ता है तो हमारा नफ़ा कम होता है। अगर खादें कम हैं तो हमें खादें ज़्यादा डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कम खादें डालेंगे तो फिर हमारे पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं। दूसरा, ऐसी ज़मीनों में भी खादें कम डालें जिनमें आलू काश्त किया आपने, या उनमें गाय बगाए आप सब्ज़ियात काश्त करते रहते हैं, वहाँ भी आप खादें कम डालेंगे तो आपका काम चल जाता है। तीसरा, वहाँ पे खादें कम डालें जहाँ पे आप ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने गोबर भी डाला है, आपने वेस्ट भी मुर्गी खाने की डाली है, या जंतर वगैरह काश्त किया है, वहाँ भी आप खादें कम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो न्यूट्रेंट के सर्कुलेशन में काफ़ी आसानी हो जाती है, न्यूट्रेंट ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो आप गर्मियों में खादें थोड़ा कम कर सकते हैं, आप फ़ायदा पूरा लेंगे, और सर्दियों में ज़्यादा डालें। तो ये हैं थोड़ा सा बचत के तरीके। दूसरा, अब खादों को बैलेंस करने का एक तरीका है कि खादों को बैलेंस करके कैसे चलें। देखें, ये सारे एलिमेंट्स अहम होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे की अफादियत को बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यूरिया डाला है, हमने इससे प्रोटीन बनाने हैं अपनी फसलों के लिए,
अब यूरिया प्रोटीन बनाए, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अब एनर्जी कहाँ से मिलनी है? वो फास्फोरस अवेलेबल करेगा। एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम्स कहाँ से अवेलेबल होंगे? वो पोटाशियम से अवेलेबल होंगे। तो लिहाजा ये एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे एलिमेंट्स की अफादियत को बढ़ाते हैं, फ़ायदा देते हैं, उनकी दस्तयाबी में आसानी पैदा करते हैं। तो इनको एक बैलेंस करके चलना चाहिए। तीसरी चीज़ ये भी है कि अब हम अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं भाई, ये ज़मीन में पहले से मौजूद होते हैं। लेकिन इनकी भी खामी है कि ये भी अनअवेलेबल कंपाउंड बना लेते हैं और ये दस्तयाब नहीं होते हैं। यहाँ पे हम एक बड़ी गलती करते हैं कि यहाँ पे हम सल्फ़ेट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे जिंक सल्फ़ेट है, फी सल्फ़ेट है या मैग्नीशियम सल्फ़ेट है। ये फॉर्म भी अनअवेलेबल कंपाउंड बनाते हैं। ये सारे के सारे अवेलेबल नहीं होते हैं। मजबूरी में हमें इनकी क्वांटिटी बढ़ाना पड़ती है। जैसे जिंक है, हम 10-10 किलो तक भी, 15 किलो तक भी इस्तेमाल करते हैं, तब जाके पूरे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन एक बात कभी सोचिए आपने कि अगर ये ओवरडोज होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उससे क्या नुकसान होता है? देखिए, अगर हम जिंक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी फास्फोरस की दस्तयाबी में मसाइल पैदा करता है। लिहाजा इनकी ज़रूरत है, लेकिन थोड़ी। अच्छा, अगर हम अब सल्फ़ेट फॉर्म में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारा ख़र्चा बढ़ेगा, क्योंकि इनकी दस्तयाबी कंप्लीट नहीं होती। इनका तरीका इस्तेमाल ये है कि हम चलेट हालत के ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, थोड़ी इस्तेमाल करें, कम से कम 1 डोज हमें पानी के साथ देनी चाहिए, और इसके अलावा बाकी तमाम डोजेज़ हमको फोलियर पे लेके आनी चाहिए। वहाँ पे इनके और भी ज़्यादा शानदार रिजल्ट बन जाते हैं। तो ये तरीका है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करने का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करने का, इनको बैलेंस करने का। अब इसका तरीका ये है कि हमें एक बेसल डोज देनी चाहिए, और बेसल डोज में कोशिश करें हम कोई भी दानेदार फॉर्म इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टेबल होता है, क्योंकि वो ज़मीन में दब जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पौधों को मिलता रहेगा। बाकी जितने भी हमने फर्टिलाइज़र देना है वो हम स्प्लिट करके पानी के साथ साथ देते रहें, यही एक अच्छा तरीका है। तो अब बेसल डोज में हमें फास्फोरस भी देनी चाहिए और पोटाशियम भी देनी चाहिए। 2 चीज़ें तो मेजर हैं, ये तो लाजमी है। अब थोड़ी सी मिकदार में हमें यूरिया भी देना चाहिए। यूरिया क्यों देना चाहिए? हमें पता है दाने को यूरिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं हैं, वो कैसे यूरिया टेकअप करेगा। लेकिन यहाँ हम दाने के लिए यूरिया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी जो 2 एलिमेंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे फास्फोरस और पोटाशियम, हम उनकी अफादियत को बढ़ाने के लिए यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूरिया की भी कुछ क्वांटिटी शामिल कर लें, और फास्फोरस आप दानेदार फॉर्म में इस्तेमाल करें, बेसल डोज में आप वो ज़ोरावर इस्तेमाल कर लें, नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, और भी काफ़ी सोर्स हैं। इसके साथ पोटाशियम कुछ ज़्यादा ना डालें, बेशक 5 किलो ही डालें, ठीक है, लेकिन बेसल डोज में इसको शामिल करें, क्योंकि पौधे के स्ट्रक्चर के लिए इसका बड़ा किरदार है। तो ये बेसल डोज में हम एक क्वांटिटी इसकी दे देते हैं। उसके बाद सारी खादें हम स्प्लिट करके पानी के साथ थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। ये एक मेथड है। कितनी देनी है ये आपने अपनी ज़मीनों के हिसाब से, या आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पूछ सकते हैं किस फसल के लिए कितनी खाद की ज़रूरत है। इससे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सारी बातें नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँ। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी आसानियाँ लेके आई है, और मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आपको आई है तो, अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट